एपिसोड 10 डिस्क्लेमर दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नाम पात जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं तो ये केवल एक सहयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुनें, और साथ ही अगर आप इस चैनल हिंदी रियलिस्टिक स्टोरीज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। पति के हाथ से फोन गिरते हुए देखकर श्रुति भी घबरा गईं। वे दौड़कर उनके पास आईं। क्या हुआ जी? किसका फोन था? आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? कुछ तो बताइए ना। श्रुति जी ने पति को संभाला। सवाल किए लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। ये जरूर स्पष्ट था कि कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसने जगदीप रायजादा के होश उड़ा दिए। श्रीमान, श्रद्धा, जल्दी यहाँ आओ। देखो पापा को क्या हुआ। श्रुति ने जोर से आवाज लगाकर अपने दोनों बच्चों को भी वहां बुला लिया। श्रुति की घबराई आवाज सुनकर घर के सारे नौकर भी भागते हुए आ गए। कुल मिलाकर उस फोन के आने से पूरे परिवार में हड़कंप मच गया था। पूरा रायजादा परिवार वहां ड्राइंग रूम में जमा था। सबके चेहरे चिंता में डूबे हुए थे। महेश भटनागर का फोन था। बोल रहा था वे लोग पुलिस और कानून तक जाने का फैसला कर चुके हैं। पसीना पोंछते हुए जगदीप रायजादा ने बताया तो श्रीमन के चेहरे का रंग भी बदलने लगा। दरअसल ये फोन उनके फैमिली लॉयर महेश भटनागर का था, जिसे श्रीमन ने चौकसी पर लगाया था कि कहीं वैदिक या कृष्णा के घरवाले उन पर केस न कर दे। भटनागर एक नंबर का शातिर और चालाक आदमी था और अपने को बहुत होशियार समझता था। हालांकि उसकी हैसियत श्रीमन के पालतू कुत्ते से ज्यादा नहीं थी। वह श्रीमन से बहुत पैसा खाता था और कुत्ते की तरह उसके आगे दुम हिलाता था। भले ही श्रीमन उससे गाली गलौज करे या उसकी बेइज्जती करे, पर वह उसकी चापलूसी करना अपना धर्म समझता था। श्रीमन ने तुरंत उसे कॉल किया। उसने फोन पर श्रीमन को बताया कि कृष्णा के भाई वैदिक ने एक वकील से संपर्क किया और 2 दिन में सारे सबूत जुटाकर केस दायर करने की बात की है, जिसमें वह पूरे परिवार के खिलाफ रिपोर्ट भी करेगा। तू वहां क्या कर रहा है बे? वहीं से बकबक मत कर भटनागर। जल्दी से घर आ, मुझे बहुत जरूरी बातें करनी हैं। मुझे तो आधे घंटे में यहाँ चाहिए, और वो भी पूरी डिटेल के साथ। श्रीमन ने तेज आवाज में गुस्से से भटनागर को तुरंत अपने घर आने का आदेश दिया और खुद वह बेचैनी में इधर से उधर चक्कर लगाने लगा। उसे देखकर साफ लग रहा था कि वह गहरी चिंता में है। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। कोई नहीं जानता था कि उसकी चिंता की वजह सिर्फ कृष्णा ही नहीं थी, बल्कि उसे अपने किसी बड़े नुकसान के होने का भी अंदेशा था। वह कभी नहीं चाहता था कि इस मामले में पुलिस और कानून तक बात पहुंचे और वे लोग भी शामिल हों। इधर चंदनपुर पहुंची कृष्णा ने अपनी नियति को लगभग स्वीकार कर लिया था। वैसे भी उसने गहराई से सोचा कि कहाँ तो उसका जीवन हमेशा के लिए बर्बादी की कगार पर पहुंच गया था, और कहाँ वह आज श्रीमन के चंगुल से और उसके उस नर्क से छूटकर यहाँ इस स्वर्ग जैसी जगह पर पहुंच चुकी है। तो बेहतर है यहाँ के जीवन को स्वीकार किया जाए, तो आगे का भी कोई रास्ता जरूर भगवान उसे दिखाएंगे। उसके बैग में कान्हा जी और देवी माँ की छोटी सी मूर्तियाँ भी अभिनव ने जरूरी सामान वाले बैग में रखवा दी थीं। उन्हें बैग से निकाल कृष्णा ने दीवार पर बनी शेल्फ पर रख दिया और उनके आगे झुककर प्रणाम करते हुए बोली, माता रानी, कान्हा जी, जैसे आपने मेरी मदद की वैसे ही मेरे घर वालों की भी उस राक्षस से सुरक्षा करना। उन्हें कुछ मत होने देना भगवान। मैं उन्हें आपकी शरण में सौंपती हूँ। वैदिक की पढ़ाई भी अभी पूरी नहीं हुई है, उसका ध्यान रखना। माँ पापा का ध्यान रखना भगवान। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी, ओह दीदी।
पूजा कर रहे हो? कृष्णा ने चौंक कर अपने पीछे मुड़कर देखा तो वही पहले वाला गोल मटोल वेटर पानी का जग लेकर खड़ा था। कृष्णा को अपनी तरफ देखता देख वेटर खुश होकर बोला, मैं चंदर हूँ दीदी। आपको कुछ भी चाहिए तो वो टेबल पर रखा फ़ोन बजाना। मैं रेस्टोरेंट में ही होता हूँ। कहते हुए उसने टेबल पर जग रख दिया और नाश्ते वाला खाली पड़ा बर्तन उठा लिया। शुक्रिया चंदर भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने इतना बढ़िया नाश्ता खिलाया था। अब कुछ घंटे सोना चाहती हूँ ताकि सफ़र की थकान उतर जाए। बाकी मैंने अपना सामान यहाँ लगा दिया है। कुछ चाहिए होगा तो आपको बुला लूंगी। कहकर कृष्णा ने चंदर को धन्यवाद दिया। वैसे यहाँ और कौन-कौन लोग हैं? और आप लोग अभिनव को कैसे जानते? उसने चंदर से पूछना चाहा लेकिन उसे चुप रहने का इशारा करके मुस्कुराते हुए चंदर वहां से चला गया। शाम को कृष्णा नींद पूरी करके उठी तो सूरज ढल चुका था। उसने बैग में रखे ऊनी गर्म कपड़ों से एक शाल निकालकर लपेटा और सीढ़ियों के रास्ते ऊपर रेस्टोरेंट में चली गई। वैसे भी वह वहां अकेली बोर हो गई थी। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे उस जगह को लेकर। बहुत कुछ जानना था उसे, पर उसे नहीं मालूम था कि कोई था जो हर वक्त उस पर नज़र रखे हुआ था। शाम ढल चुकी थी। रेस्टोरेंट में धीमी रोशनी थी और धीमा संगीत चल रहा था। यह एक चाइनीज रेस्टोरेंट था। ज्यादा भीड़भाड़ नहीं थी। कुछ बौद्ध भिक्षु एक टेबल पर बैठे थे। वे लोग अपनी ही भाषा में कुछ बातें कर रहे थे। बाहर निकलकर कृष्णा ने देखा तो आश्चर्य में डूब गई। पूरा पहाड़ अंधेरे में डूबा हुआ और भी खूबसूरत लग रहा था। पहाड़ पर रोशनियों की कतारें थीं। इतनी खूबसूरती उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। शहर के शोर शराबे से परे ये दुनिया कितनी सुंदर और पवित्र थी। हेलो मैडम, गुड इवनिंग। मैं बिशन सिंह। वहां आए एक रौबदार व्यक्ति ने अपना परिचय दिया तो कृष्णा ने अभिवादन में सिर झुका दिया। लेकिन उसने आगे बढ़कर गर्मजोशी से उसका हाथ थामकर हेलो कहा। कृष्णा को कुछ अजीब लगा। जिस तरह वह उसके हाथ को दबा रहा था उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। लंबा चौड़ा दिखने वाला यह व्यक्ति एक रिटायर्ड फौजी था। पता नहीं क्यों पर उससे बात करते हुए कृष्णा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने तुरंत अपना हाथ खींच लिया। बिशन सिंह से उसे बैड वाइब्स आ रही थीं। कृष्णा कुछ असहज होने लगी। उसे लगा इस आदमी के रहते वह कैसे अपना समय यहाँ गुजारेगी, जिसकी नज़रें उसके पूरे जिस्म को एक्सरे की भांति टटोल रही थीं। और बताइए, आपको कैसा लगा हमारा रेस्टोरेंट? ये बहुत खूबसूरत है। कृष्णा सिर्फ इतना ही कह पाई। आपके आने से इसकी खूबसूरती कितनी बढ़ गई है। ये शाम भी कितनी हसीन है ना, आपके शॉल की तरह। बेशर्मी से हंसते हुए बिशन सिंह बोला। कृष्णा को लगा वह बात तो शॉल की कर रहा है पर उसकी नज़र उसके सीने पर है। कृष्णा ने असहज होते हुए शॉल को कसकर लपेट लिया। एक्सक्यूज़ मी, मुझे पानी पीना है। पानी के बहाने कृष्णा चंदर के पास चली आई। बिशन सिंह अब भी उसे लालची नज़रों से घूर रहा था। पानी पीने के बाद कृष्णा ने चंदर से चंदनपुर और पहाड़ों के बारे में ढेर सारे सवाल पूछे। वहाँ के लोगों, रहन सहन, पहाड़ी जीवन और उस जगह के बारे में उसने खूब बातें की, लेकिन इस बार कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा जिससे वह बात करना बंद कर दे। सर, क्या मैं एक फ़ोन कर सकती हूँ? उसने झिझकते हुए बिशन सिंह से पूछा, जो फिर से पास आकर खड़ा हो गया था। बिशन सिंह उसकी बात सुनकर जोर से हंसा। गलती से भी नहीं, वो फ़ोन आपके लिए नहीं है। मोबाइल भी ऑन नहीं करना। जब जरूरी होगा मैं खुद बता दूंगा। बाकी आपकी सेवा के लिए बंदा हाजिर है। हुक्म करो। कृष्णा उसका मुंह देखती रही। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा बिशन सिंह का बर्ताव। कितना बेशर्मी से उसे घूरकर हंस रहा था वह।
उसकी बेशर्मी और उसका द्व्यर्थी संवाद कृष्णा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह कमरे की ओर जाने वाली सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगी, तभी चंदर ने कहा, दीदी, खाना। चंदर के टोकने पर उसने नीचे जाने का इशारा किया और अपने कमरे में चली आई और दरवाजा अंदर से बंद कर वहां पड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। और कृष्णा के पीछे एक पर्दे की ओट में छुपा एक काला साया अंधेरे से निकलकर रेस्टोरेंट में आकर बिशन सिंह से बात करने लगा। कृष्णा उसका मुंह देखती रही। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा बिशन सिंह का बर्ताव। कितना बेशर्मी से उसे घूरकर हंस रहा था वह। उसकी बेशर्मी और उसका द्व्यर्थी संवाद कृष्णा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह कमरे की ओर जाने वाली सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगी, तभी चंदर ने कहा, दीदी, खाना। चंदर के टोकने पर उसने नीचे जाने का इशारा किया और अपने कमरे में चली आई और दरवाजा अंदर से बंद कर वहां पड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। और कृष्णा के पीछे एक पर्दे की ओट में छुपा एक काला साया अंधेरे से निकलकर रेस्टोरेंट में आकर बिशन सिंह से बात करने लगा। श्रीमन के घर में। इधर भटनागर हांफता हुआ श्रीमन के पास पहुंचा और श्रीमन के बैठने का इशारा पा उसने जल्दी से अपना रुमाल निकाल माथे पर आया पसीना पोंछा और फिर टेबल पर रखा पानी का गिलास उठा एक सांस में गटक गया। इतनी देर में श्रीमन का धैर्य जवाब चुका था। वह जोर से चिल्लाया, अबे साले, बकेगा भी या? जी सर, वो आपके खिलाफ दहेज हत्या के केस का मामला बनेगा। भटनागर ने थूक निगलते हुए कहा। अरे, पर कोई तो रास्ता होगा ना। तू किस मर्ज की दवा है? ढूंढ कोई रास्ता कि हम पर कोई केस न बने। मैं नहीं चाहता कि पुलिस इस घर में आए। सुना तूने भटनागर? श्रीमन गुर्राते हुए बोला तो भटनागर के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगीं। लेकिन रिपोर्ट होगी तो पुलिस तो आएगी ना। मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ सर? हाँ, कोर्ट में मैं देख लूँगा उन्हें। कोर्ट में? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया भटनागर? साले, तुझे इतने पैसे इसलिए देता हूँ कि मेरे पापा मम्मी कोर्ट में जाकर खड़े हों। श्रीमन जोरों से दहाड़ा। सुनकर भटनागर की हालत खराब हो गई और वह डर से कांपने लगा। भटनागर की हालत देखकर जगदीप रायजादा ने श्रीमन के कंधे पर हाथ रख उसे शांत करते किया और भटनागर को आंखों ही आंखों में तसल्ली दी और चिंतित स्वर में पूछा, भटनागर, रिपोर्ट के बाद क्या होगा मुझे बताओ। सर, सच तो ये है कि बॉडी न मिलने की संभावना में मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसकी धाराएं बदलवा सकता हूँ, लेकिन कृष्णा नहीं मिली तो दहेज के केस से बचना मुश्किल होगा। आप लोग पुलिस वाला मामला संभालिए, मैं अग्रिम जमानत की तैयारी करता हूँ, कहकर भटनागर जल्दी से वहां से उठकर चला गया। भटनागर की बातें सुनकर श्रीमन तेजी से ऊपर सीक्रेट रूम में आकर कुछ ढूंढने लगा और फिर गुस्से से पागल होकर बाहर की तरफ भागा। समीर और अभिनव वैदिक के लिए चिंतित हो गए। समीर ने तुरंत बॉस को कॉल किया। बॉस ने उससे बात करके सारी डिटेल ली कि उस घर में क्या कुछ हो रहा है और श्रीमन क्या कर रहा है। बॉस, लड़की पहुंच गई ना? उसके घर भी इन्फॉर्म करा दीजिए। बॉस से संतोषजनक उत्तर पाकर दोनों को कृष्णा की ओर से तो तसल्ली हो गई, लेकिन वैदिक के लिए चिंता से दोनों परेशान से हो गए। दूसरी तरफ वैदिक घर से तैयार हो कहीं निकलने वाला था कि उसके पापा ने पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? पापा, वकील से मिलकर आज केस फाइल कराना है। तुम कहो तो मैं भी चलता हूँ साथ में। नहीं पापा, आप रहने दीजिए। वैसे भी दीदी के जाने के बाद से आपकी तबीयत लगातार खराब ही रह रही है। मैं अकेले ही जा केस फाइल कराता हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। जी पापा, कहते हुए वैदिक घर से निकलकर अपनी गली से थोड़ा आगे जा अगली गली में मुड़ा ही था कि किसी ने खंजर से उस पर हमला किया और